हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे पति के प्यार को पत्नी समझ नहीं पाई। माधुरी बुखार में पड़ी थी। 9 बजे तक सोती रही। जब मोहन ने उसे जगाया तो उसे बच्चों की चिंता सताने लगी। फिर मोहन ने उसे तसल्ली दी कि सब काम हो जाएगा, परंतु माधुरी ने इसे प्यार का प्रतीक नहीं बल्कि अपना अवहेलना समझा। उठो भई, अलार्म बज गया है, कहकर पत्नी के उत्तर की प्रतीक किए बिना मोहन ने फिर करवट बदल ली। चिड़ियों की चहचहाट और कमरे में आती तेज रोशनी से मोहन चौंक कर जाग पड़ा। यह क्या, तुम भी अभी तक सो रही हो? माधुरी, सुना नहीं था क्या? मैंने तुम्हें जगाया भी था। देखो क्या वक्त हो गया। बाप रे, 8 बज गए हैं। जल्दी से मोहन बिस्तर से उठा तो माधुरी के हाथ से अचानक उसका हाथ छू गया। वह चौंक पड़ा। माधुरी का हाथ तप रहा था। माधुरी बेखबर सो रही थी। मोहन ने एक चिंता भरी नज़र उस पर डाली और सोचने लगा, यदि मौसमी बुखार ही हो तो अच्छा है। 2-3 दिन में लोटपोट कर माधुरी खड़ी हो जाएगी। अगर कोई और भी बीमारी हुई तो जाने कितने दिन की परेशानी हो जाएगी। सोचते सोचते मोहन बच्चों को जगाने पहुंचा। चाय बनाकर माधुरी को जगाते हुए मोहन बोला, उठो माधुरी, चाय पी लो। माधुरी ने आंखें खोली। क्या समय हो गया है? अरे 9, आपने मुझे जगाया नहीं। आज बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? मोहन मुस्कुराकर बोला, बच्चे तो स्कूल गए। तुम क्या सोच रही हो? मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मैंने उन्हें स्कूल भेज दिया। टिफ़िन, चिंता ना करो, टिफ़िन देकर भी भेजा है। माधुरी को खुशी भी हुई और अचंभा भी कि मोहन इतने लायक कब से बन गए। अब सोई रह गई और इतने काम हो गए। मोहन पुनः बोला, माधुरी और बिस्कुट लो। तुम्हें बुखार लगता है, यह थर्मामीटर बुखार नाप लेना। अब दफ्तर जा रहा हूँ। नाश्ता कर लिया, टिफ़िन ज़रूरत नहीं, वहीं दफ्तर में खा लूँगा। यह दवाइयों का डिब्बा है, ज़रूरत के मुताबिक गोली ले लेना। एक सांस में कहता हुआ मोहन अपने कमरे से बाहर हो गया, पर दूसरे ही पल में फिर अंदर आकर बोला, अरे दूध तो गैस पर ही चढ़ रह गया। शीघ्र ही मोहन थर्मस में दूध भरकर माधुरी के पास रखते हुए बोला, थोड़ी देर बाद पी लेना। मोहन के जानने ही माधुरी सोचने लगी, इतनी चिंता, इतनी सेवा, फिर भी खुश होने के बजाय उसका मन भारी हो जा रहा था। इतना भी नहीं कि माथे पर हाथ रखकर देख लेते, खुद बुखार नाप लेते तो लाट साहब पर धप्पा लग जाता। कितने मज़े से सब संभाल लिया। वही पागल है जो सोचती रहती है कि उसके बिना सबको तकलीफ होगी। दिन भर जुटी रहती है सबके आराम के लिए। देखो सब हो गया ना, उसके न उठने पर भी सब काम हो गया। वह सवेरे 6 से 9 बजे तक चक्कर घिन्नी बनकर नाचती रहती है और सब उसे नाचते रहते हैं। आज तो सबको सब कुछ मिल गया है ना। लगता है सब जानबूझकर उसे परेशान करते हैं। सोचते सोचते माधुरी का सिर दुखने लगा।
चाय के साथ एक गोली सटक कर वह फिर से लेट गई। झपकी आई ही थी कि बच्चों की आवाज़ से नींद खुल गई। बाबूजी, आज दरवाज़ा कैसे खुला पड़ा है? अरे लेटी हो, तबीयत ठीक नहीं है क्या? माधुरी की आंखें छलछला आई। बच्चों, जरा देखना, स्नान घर के कपड़े पड़े होंगे, धो लेना। गीले कपड़े मेरी छाती पर बोझ बढ़ाते हैं, यह सब जानते हैं, पर कपड़े ऐसे ही फेंक गए होंगे। बच्चों ने स्नान घर में ही आवाज़ लगाई। बहू जी, स्नान घर एकदम साफ है, यहाँ तो एक भी कपड़ा नहीं है। क्या एक भी कपड़ा नहीं? विस्मय से माधुरी ने सोचा। उसकी मनोस्थिति ऐसे हो रही थी कि मोहन और बच्चे के हर कार्य से उसे अपने आप पर अत्याचार होता ही महसूस होता है। बच्चों ने काम खत्म करके उसका सिर और हाथ पैर दबा दिए। माधुरी कृतज्ञता से भर गई। घर वालों से तो महरी ही अच्छी है, बेचारी कितनी सेवा करती है। अब की दिवाली पर इसे एक अच्छी सी साड़ी दूंगी। कुछ हाथ पैर दबाए जाने से और कुछ दवा से असर से दर्द कम हो जाता था, इसलिए माधुरी दोपहर तक सोती ही रही। अचानक ही आंखें खुली तो प्रिय सहेली सुधा को देखकर माधुरी आश्चर्यचकित खुशी से भर गई। तू आज अचानक कैसे? सुधा ने हंसकर कहा। मन ने कहा है और मैं आ गई। सुधा सुरीले स्वर में गुनगुनाने लगी। दिल को दिल से राह होती है, तो बीमार पड़ी है, अकेली है, कितने सही समय पर आ गई हूँ। माधुरी कुछ बोले बिना एकटक सुधा को देखती रही, फिर उसकी आंखें छलछला आई। सुधा ने अचरज से पूछा, अरे क्या हुआ? भीगे हुए करुणा स्वर में अपने दिन भर के विचार बिंदु एक एक कर सुधा के सामने परोस दिए। माधुरी ने स्वार्थी मोहन और बच्चे के किस्से, उसकी सेवा, टहल की गई कोताही, जानबूझकर उससे फायदा उठाने के लिए की गई लापरवाहियों के किस्से, उदाहरण सब सुनाते हुए अंत में ना चाहते हुए भी माधुरी के मुंह से वह निकल गया जो उसे सवेरे से परेशान किए था। देखो ना, मेरे बिना भी तो सब काम होता है, मेरी इन लोगों की ज़रूरत भी क्या है? सवेरे 6 से 9 बजे तक चक्कर घिन्नी की तरह नाचती हूँ। मुझसे तो मोहन ज़्यादा कार्यकुशल है। सुबह फटाफट बच्चों को स्कूल भेज दिया। सुधा मुख दबाकर मुस्कुराना रोक रही थी। उस पर नज़र पड़ते ही माधुरी भभक उठी। तुम हंस रही हो? हंसो। मैंने बेवकूफ़ी में जो इतने साल गंवाए हैं, उनके लिए तुम्हारा हंसना ठीक है। सुधा ठहाका लगाकर हंस पड़ी। सच माधुरी, तुम बहुत भोली हो। फिर गंभीर होती हुए समझाने लगी, क्या मैं अपने आप आ गई? मोहन भैया ने ही मुझे फ़ोन किया था कि आपके मित्र बहुत परेशान है, कृपया दोपहर में उन्हें देख आइएगा। ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर को भी दिखा दीजिएगा। अब यही बचा है। मेरी बीमारी का ढिढोरा सारे शहर में पीटना था।
खुद नहीं दिखा सकते तो डॉक्टर को। डॉक्टर की बात छोड़ो, माथा तक छू कर नहीं देखा क्या? पहले कभी मुझे छुआ नहीं। सुधा हंसकर बोली, खुद छुआ है भाई, इसमें क्या शक है? पर माधुरी इतना गुस्सा केवल इसलिए कि माथा छूकर बुखार नहीं देखा। तुम्हें डॉक्टर को दिखाने के लिए, क्या वे बिना छुट्टी के लिए घर बैठे जाते हैं? तुम ही सोचो, जो काम तुम 3 घंटे में करती हो, बेचारे ने इतनी जल्दी कैसे किया होगा? यही तो बात है, मेरे उन्हें अब तक ज़रूरत ही नहीं। इतने कार्यकुशल, खास कार्यकुशल। सुधा गुस्से से बोल पड़ी, तुम्हारे आराम के लिए खुद कितनी परेशानी उठाई उन्होंने, इसमें तुम्हें उनका प्यार नहीं दिखता? अच्छा हुआ मैं आ गई, डॉक्टर से ज़्यादा तुम्हें मेरी ज़रूरत थी। ऐसा करो, आँखों से गुस्से की पट्टी उतार कर देखो, चुपचाप। आँखें खुली, जबान बंद, सब पता लग जाएगा कि सच्चाई क्या है और उन लोगों को तुम्हारी कितनी ज़रूरत है। तुम्हारी चिंता कम करने वाले के लिए वे सब तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं। माधुरी को सुधा की बातें कुछ समझ में आई, कुछ नहीं, पर उसने तय किया कि जबान बंद और आंखें खुली रखकर देखने की कोशिश करेगी। शाम को एक एक कर सब घर लौटे, पहले बच्चे, फिर मोहन। उसने आते ही पूछा, क्या हाल है? बच्चों आई थी, दवा ली? हाँ, एक गोली ली थी। माधुरी ने धीरे से कहा, ठीक है, आराम करो। और कोई तो नहीं आया था? नहीं तो किसी को आना था क्या? नहीं भाई, यूँ ही पूछ लिया। हाँ, याद आया, सुधा आई थी, माधुरी बोली। सुनते ही मोहन के चेहरे पर इत्मीनान झलक उठा। वह उत्साह से बोला, चलो बच्चों, दूध पी लो, फिर हम पर सब खिचड़ी खाएंगे। गुड़िया सोचते हुए बोली, पिताजी, हमें खिचड़ी बनानी तो आती नहीं है। अच्छा, तो क्या बनाना चाहिए? गुड़िया चुप हो गई, क्योंकि उसे तो कुछ भी बनाना नहीं आता था। उसे देखकर सब हंसने लगे। मोहन उत्साहपूर्वक बोला, चलो हम सब मिलकर बनाएंगे, तुम्हारी माँ आराम करेगी। रसोई में आते आवाज़ आ रही थी। माधुरी सुन रही थी, पिताजी चावल दाल बीनने होंगे। नहीं बेटा, धोकर काम चलाओ जाएगा। पर पिताजी, माँ तो शायद बीनती भी थी, शायद न, तुम्हें पक्का तो नहीं मालूम। माधुरी का मन हुआ कि चिल्लाकर बता दे, चावल दाल बीने जाएंगे, पर फिर सोचा, हटाओ, कौन उसे से पूछने आ रहा है जो वह बताने जाए। खिचड़ी बनकर आई। मोहन ने पहली प्लेट उसी को पेश की। पहला चम्मच मुंह में डालते ही कंकड़ दांतों के नीचे बज गया। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। 2-4 कौर के बाद मोहन ने खिसियाते हुए कहा, कंकड़ है खिचड़ी में। पप्पू बोला, पिताजी कहा था ना कि चावल दाल बीनने पड़ेंगे। चुप, पिताजी क्या रोज़ बनाते हैं, जैसा मालूम था बेचारों को वैसा बना दिया। गुड़िया पप्पू और घूरते हुए बोले, बेटा डबल रोटी खा लो।
मोहन ने धीरे से कहा, पिताजी सवेरे से बस डबल रोटी ही तो खा रहे हैं, नाश्ते में, टिफिन में, दूध के साथ। अब फिर पप्पू गुस्से से बोला। गुड़िया बिगड़ कर बोली, तू एकदम बुद्धू है क्या? माँ इतनी बीमार है, एक दिन डबल रोटी खाकर तू दुबला हो जाएगा। पिताजी ने भी सवेरे से क्या खाया है, कितने परेशान हैं। गुड़िया की इस बात से कमरे में सन्नाटा छा गया। सब अपनी अपनी प्लेटों के सामने चुप कर बैठे। पप्पू अपनी प्लेट छोड़कर उठा और माँ की बगल में लेटता हुआ बोला, माँ आप कब ठीक होंगी? जल्दी ठीक हो जाएगी, कुछ सही नहीं चल रहा है। गुड़िया का सिर दबाते हुए बोली, अभी चाहे तो और आराम कर लीजिए, हम लोग काम चला लेंगे। मोहन ने माधुरी का माथा छूकर कहा, अब लगता है बुखार कम है। माधुरी आनंद की लहरों में डूबती उतारती उम्मीदें स्वर में बोली, तुम सब जाकर होटल से खाना खा आओ। और तुम, मोहन के प्रश्न के जवाब में असीम तृप्ति से उसका हाथ अपने हाथ पर दबाकर माधुरी ने कहा, मैं अब सोऊंगी नहीं, मैं अभी और सोऊंगी। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, लाइक एवं शेयर कर देना।